नमस्कार दोस्तों, मैं सदिंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और जिसमें कि हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें कि हम पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट कर रहे थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कंप्लीट करने के बाद आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई, हम पार्लियामेंट के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम जो है कि पार्लियामेंट के कुछ प्रोसेस की कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि हम बात करने वाली संसद प्रक्रिया के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा प्रोसेस है, जो वर्किंग पावर है, यानी जो हमारे जो वर्क पावर है या जो हमारी कार्य शक्तियाँ हैं, और किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर कौन से काम के किस समय पर कौन सा काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई। आज जो है कि हम उसी टेबल पर लेकर के चलेंगे भाई जो हमारा कंटिन्यू रहता है, और उसी तरीके से हम लेवल को लेकर के जाएंगे जो हम शुरुआत से लेकर के चल रहे थे, यानी बिल्कुल वहीं से लेकर के चलेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले संसद प्रक्रिया के बारे में, पार्लियामेंट प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। यानी आज का जो वीडियो है जिसमें कि हम पार्लियामेंट प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, पार्लियामेंट प्रोसेस, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया की जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, आखिर ये संसदीय प्रक्रिया हमने ली कहाँ से और इसे संविधान में हमने कब शामिल किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले प्रारंभ में 1721 ईस्वी के दौरान, यानी 1721 ईस्वी में यह पावर यानी कि यह कार्य प्रणाली हमने कहाँ से शुरुआत की भाई, इंग्लैंड से। हमने कहाँ से ली, इंग्लैंड से हम लोगों ने ये प्रोसेस को अपनाया। ठीक है भाई, कहाँ से अपनाया भाई, इंग्लैंड से हमने इस प्रोसेस को अपनाया है। कहने का अर्थ ये है, यानी जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, और जिसमें कि आपका जो हम बात करते भाई प्रश्न काल की जो बात की जाती है, चाहे वो आपका प्रश्न काल रहा हो या फिर हम इसमें शून्य काल की बात करें या आधे घंटे की चर्चा की बात करें, तो आज हम जो केवल इन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जिसमें कि हम प्रश्न काल पर चर्चा करेंगे कि भाई प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है, और इसी में आधे घंटे की जो चर्चा है वो क्या है। यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई, ये 3 टॉपिक रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है भाई, यानी हम लोग आज पूरे इस वीडियो में इन 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न काल के ऊपर कि भाई प्रश्न काल होता क्या है, क्वेश्चन हावर किसे कहा जाता है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन हावर है वो क्या है, या स्टार्टेड क्वेश्चन किसे कहते हैं। और जिसमें कि हम बात करेंगे भाई अनस्टार्टेड क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्टेड तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अनस्टार्टेड अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो इन्हीं पर हम विषय पर चर्चा करेंगे भाई, और पूरी तरीके से कंप्लीटली वीडियो रहेगा जिसमें कि हम इन तीनों वीडियो यानी इस पूरे वीडियो में इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न काल को भी कंप्लीट करेंगे, शून्य काल को भी करेंगे, और आधे घंटे की चर्चा पर भी विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला विषय भाई हमारा क्या है, संसदीय प्रक्रिया। तो जो संसदीय प्रक्रिया है, तो भाई संविधान के आर्टिकल 108 के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के 18 के दौरान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 के अनुसार भारतीय संविधान में जो संसद है, तो उस संसद के अधीन रहते हुए कुछ विशेष प्रक्रिया को हमने यहाँ पर अपनाया है, जो कि क्या है भाई, प्रश्नकाल, शून्यकाल और ये सारी चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर शामिल किया गया है। समझ में आ गया होगा आप सभी के, समझ में आ गया भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि भाई प्रश्नकाल क्या होता है, या हम बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में जो हमारी संसद है, क्या है भाई, जो हमारी पार्लियामेंट है, तो ये पार्लियामेंट जो है कि भाई कई प्रकार के प्रोसेस काम करती है। जिसमें कि हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 118 के आधार पर, यानी आर्टिकल 118 के आधार पर संसद की सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद की सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख
किया गया है। समझ में आ गया भाई? कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 118 में संसद की सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो क्या है भाई? प्रश्नकाल। क्या है हमारा? प्रश्नकाल। इसे हम क्वेश्चन हावर भी कहते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में हम इसे क्वेश्चन हावर कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हावर्स कहा जाता है इसे अंग्रेजी में, ठीक है भाई? समझ में आ गया? एक सेकेंड। हाँ, अब ये प्रश्नकाल होता क्या है? संसद की सबसे पहली जो कार्रवाई होती है वो भाई यहीं से शुरू होती है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी संसद है या पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों की जो बैठक होती है, यानी दोनों सदनों में जो बैठक स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, या हम कह सकते हैं संसद के दोनों सदनों की बैठक, दोनों सदनों की बैठक की कार्यवाही, यानी कि प्रथम कार्यवाही, यानी कि जो पहली कार्यवाही जो शुरू होती है वो यहीं से होती है भाई, प्रश्नकाल से होती है। कहाँ से होती है? प्रश्नकाल से, जो कि 11 से 12 बजे तक चलती है। कितने बजे तक चलती है? 11 से 12 बजे तक चलती है, और 11 से 12 बजे तक चलती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, यानी जो हमारा जो प्रश्न काल है, इसमें क्या होता है? सभी प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। कहने का अर्थ है भाई जितने प्रकार के यहाँ पर प्रश्न होंगे, चाहे वो आपके सामान्य प्रश्न हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीय प्रश्न हो, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से स्टेट हो, रिलेटेड हो, या कोई भी अन्य प्रकार, यानी सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जाता है। यानी जो हमारा जो प्रश्न काल है, जिसमें 11 से 12 बजे तक जो क्वेश्चन प्रक्रिया जो चलती है, इसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और सभी जितने भी हमारे व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक स्थिति के अकॉर्डिंग या राजनीतिक स्थिति के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी, तो हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं भाई। समझ में आ रहा है? सबसे पहले, या अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले यह प्रक्रिया, यानी कि जो प्रश्न काल की जो प्रक्रिया थी, सबसे पहले कहाँ अपनाई गई भाई? इंग्लैंड में अपनाई गई थी। सबसे पहले कहाँ अपनाई गई? इंग्लैंड में 1721 ईस्वी को। कब अपनाई गई? 1721 ईस्वी में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है भाई इंग्लैंड में। कहाँ अपनाई जाती है? इंग्लैंड में। और इसके बाद में भारतीय परिषद के आधार पर, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, ठीक है, 1892 में पहली बार भारतीय संविधान में से शामिल किया गया। पहली बार संविधान में शामिल किया गया। शामिल किया गया भाई, भारत में शामिल कर लिया गया इसे, ठीक है, समझ में आ गया? भारत में इसे शामिल कर लिया गया। अब पहली जो बैठक हुई वो इस आधार पर की गई, और जिसमें कि भाई 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और वो प्रश्न क्या थे भाई? पहला जो प्रश्न था भाई तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, स्टार्टेड क्वेश्चन। स्टार्टेड क्वेश्चन। स्टार्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई? ऐसे प्रश्न, मतलब संसद के ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर तुरंत दिया जाए, यानी कि मान लीजिए मौखिक रूप से,
कैसे दिया जाए? मौखिक रूप से जिन प्रश्नों का उत्तर तुरंत दिया जाता है तो वे कहलाते हैं भाई तारांकित प्रश्न। मतलब जैसे मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने उसका उत्तर मुझे तुरंत दिया, ठीक है, उसका उत्तर आपने जो है कि तुरंत दिया, तो ये क्या है? तारांकित प्रश्न है मौखिक रूप में। कैसे? मौखिक रूप से। समझ में आ गया? मौखिक रूप से दिया गया उत्तर, तुरंत उत्तर दिया गया, ठीक है भाई। दिया जाना, तो ये क्या है? हमारा तारांकित प्रश्न है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा तारांकित प्रश्न। क्लियर हो गया? हाँ भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भाई इसे नोट कर लीजिएगा, सभी लोग जो है कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया ना आप सभी के? हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं भाई? संसदीय प्रक्रिया की बात की जा रही है, ठीक है, केवल संसदीय प्रक्रिया की। देखिए भाई, तो मैंने अभी आपको बताया प्रश्न काल, ठीक, और प्रश्न काल को मैंने आपको बता दिया भाई। इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? हम इसे 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पहला क्या है भाई? तारांकित प्रश्न। दूसरा है अतारांकित। ठीक है, और तीसरा है भाई अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, ठीक। तारांकित हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। तारांकित प्रश्न भाई क्या है? ऐसे प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाएं, मौखिक रूप में पूछे गए प्रश्न जिनका उत्तर तुरंत दिया जाए, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, ठीक है भाई। तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर अतारांकित की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अतारांकित प्रश्न की बात करते हैं तो भाई अतारांकित का मतलब क्या है? लिखित रूप में पूछे गए प्रश्न जिनका उत्तर कुछ समय बाद मिले, कुछ समय बाद, तुरंत ना मिले, कुछ समय बाद मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अल्प सूचना प्रश्न का मतलब होता है ऐसे साधारण प्रश्न जिन्हें, यानी कि ऐसे साधारण प्रश्न जिनका उत्तर 10 दिन पहले मौखिक रूप से पूछने के 10 दिन बाद दिया जाएगा, ठीक है भाई, 10 दिन पूर्व, यानी 10 दिन पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष को देने होंगे, तब उनका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना पड़ेगा, सूचित करने पर दिया जाएगा। समझ में आ गया? सूचित करने पर दिया जाएगा। क्लियर है?
हाँ भाई, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया भाई? तो समझ में आ गया आपके प्रश्न काल मतलब तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। अगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न और शामिल कर दूं, यानी कि कुछ और प्रकार के प्रश्न होते हैं जो क्या होते हैं भाई, पूरक प्रश्न कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पूरक प्रश्न। यानी कि ऐसे प्रश्न जिन्हें मंत्रियों के द्वारा, यानी कि मंत्री के द्वारा किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है? किसी भी मंत्री के द्वारा कोई भी उत्तर दिया जाए तो उस प्रश्न को, यानी कि कहने का मतलब क्या है, उस प्रश्न को लेकर के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कहने का अर्थ है मतलब मैंने कोई प्रश्न किया और किसी मंत्री ने उसका उत्तर भी दे दिया और उसी प्रश्न पर कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रश्न कर सकता है, तो उसे कहते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है भाई? प्रश्न की पुनरावृत्ति करना। ठीक है? प्रश्न की पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति। ठीक है भाई? दोबारा से उस प्रश्न को करना, तो ये क्या है? पूरक प्रश्न के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना? तो भाई क्लियर, बस समझ में आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो ये समझ में आ गई? मैं रफ कर दूँ इसे? चलिए, हाँ तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबके? अब हम बात करते भाई आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। कौन बताएगा मुझे भाई आधे घंटे की चर्चा हम किसे कहते हैं? जो हमारे आधे घंटे की जो चर्चा होती है, आखिर हम क्या होती है भाई आधे घंटे की चर्चा जो होती है हमारी, किसे कहा जाता है आधे घंटे की चर्चा? कौन बताएगा भाई? हमारे जो आधे घंटे की जो चर्चा है कौन बताएगा? आधे घंटे की चर्चा, चलिए मैं बताता हूं भाई, सब लोग ध्यान दीजिए भाई इस तरफ। आधे घंटे की चर्चा क्या होती है? यह लोकसभा का, या हम बात कर रहे हैं हमारे संसद की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि मात्र आधे घंटे के लिए की जाती है और जिसकी टाइमिंग भाई 5 से 5:30 बजे तक, 5 से लेकर 5:30 बजे तक। ठीक है? 5 से 5:30 बजे तक ये घंटा जो है कि आधे घंटे की चर्चा होती है और जिसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है जिस पर चाहे वो आपका तारांकित प्रश्न हो, चाहे वो आपके अल्प सूचना प्रश्न रहे हों, पूरक प्रश्न रहे हों या अतारांकित प्रश्न रहे हों, इन सभी प्रश्नों पर, यानी कि इन सभी प्रश्नों पर जो है कि चर्चा जो है कि अपने जो लोकसभा की जो, यानी जो हमारी संसद है, क्या है भाई, जो पार्लियामेंट है उस पर चर्चा करती है। यानी कि उन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है जो कि हमारे 5 से 5:30 बजे तक रहती है। और यह जो है कि ऐसा नहीं कि भाई प्रत्येक दिन आधे घंटे की चर्चा होती हो, ऐसा भी नहीं होता है कि भाई संसद में प्रत्येक दिन 5:30 बजे तक जो है कि हम लोग बाग काम कर रहे हैं।
ठीक है भाई। टाइमिंग वहां भी होती है, 10 बजे लोग वहां पर पहुंचते हैं, 11 बजे से वर्क स्टार्ट होता है और शाम 5 बजे तक वर्क खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। 5 बजे तक वहां पर वर्क समाप्त हो जाता है संसद के अंदर। लेकिन कुछ समय या कुछ दिन डिसाइड किए जाते हैं जहां पर ये आधे घंटे की चर्चा की जाती है। समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई लोकसभा के अंदर, यानी कि जब हम बात करते हैं कि संसद के अंदर ऐसे कुछ दिन तय किए गए हैं, यानी कि सप्ताह के 3 दिन इस आधे घंटे की चर्चा को किया जाता है। यानी सप्ताह के 3 दिन ऐसे चुन लिए गए हैं जहां पर हम इस काम को करते हैं। यानी कि सप्ताह के 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, संसद के अंदर क्या किया जाता है भाई, तारांकित, अतारांकित, ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न, इन सभी प्रश्नों की चर्चा के लिए इस आधे घंटे की चर्चा को किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न की चर्चा पर आधे घंटे की चर्चा की जाती है। समझ में आ गया। जो आधे घंटे की जो चर्चा होती है भाई, इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा की जाती है और ये कब की जाती है, लोकसभा के अंदर। अगर हम यहाँ पर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो भाई जो लोकसभा है, तो लोकसभा में ये 3 दिन प्राप्त होगी। कितने दिन कर दी जाती है भाई, 3 दिन। सप्ताह के 3 दिन जो है कि हम आधे घंटे की चर्चा को करते हैं। तो भाई पहला दिन कौन सा है, सोमवार, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन बुधवार और तीसरा दिन शुक्रवार। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, किसकी बात करें किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अगर हम यहां पर राज्यसभा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राज्यसभा की, तो यहां क्या है भाई कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का जो सभापति है, तो सभापति की अनुमति पर किसी भी दिन जो है कि हम इस चर्चा को कर सकते हैं। समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर राज्यसभा में हमें ये चर्चा करनी है तो राज्यसभा में सभापति की अनुमति पर किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी दिन की जा सकती है, ठीक है, सभापति की अनुमति पर। जब तक सभापति नहीं कहेगा तब तक हम जो है कि नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सभापति की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। समझ में आ रहा है। तो ये थी हमारे आधे घंटे की चर्चा। अब किस किस की समझ में नहीं आई है और किस किस की समझ में आ रहा है, तो भाई कमेंट्स करके बताते रहिए सभी लोग। अगर कोई भी डाउट्स है, कैसा भी डाउट हो तो भाई पूछते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे आधे घंटे की चर्चा जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो इसके बाद जो हमारा आता है भाई, वो क्या है, शून्यकाल। क्या है, शून्यकाल, 0 आवर्स। तो भाई क्या होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ठीक है भाई। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए और बाकी को मैं इसे रफ कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो समझ में तो आ गया ना आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। चलिए,
स्टार्ट करें भाई शून्य काल को। समझ में तो आ रही ना सभी के? ऐसा तो नहीं है कि माइंड से आउट जा रही हो चीज़ें भाई। अगर माइंड से आउट जा रही हैं तो भाई बता दीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्यों भाई, लग रहा है या नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि फास्ट हो रहा है थोड़ा। चलिए भाई, शून्यकाल। जीरो हावर्स। अब जीरो हावर्स का मतलब है ये नहीं है कि यहां पर हम कोई वर्क नहीं करेंगे, ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे कि हम यहां पर कोई वर्क नहीं करेंगे भाई, ठीक है? हम यहां पर वर्क करते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखिए भाई, शून्यकाल क्या होता है, पहले तो यही जानिए कि शून्यकाल किसे कहते हैं। जस्ट प्रश्न काल के तुरंत बाद, कहने का मतलब क्या है भाई कि प्रश्न काल के समाप्त होने पर, प्रश्न काल के तुरंत बाद जो कार्रवाई शुरू होती है उसी को कहा जाता है शून्यकाल। और ये कितने बजे से शुरू होती है भाई? 12 बजे से शुरू होती है। कितने बजे से? 12 बजे से ये शुरू होता है, और जिसे हम की शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शून्यकाल कहा जाता है। जैसे कि प्रश्न काल में प्रश्नों की संख्या निर्धारित की जा रहती है, या हम कह सकते हैं कि जो भी मुद्दा उठता है वो पहले से निश्चित किया जाता है कि हमें इन प्रश्नों पर यानी इन मुद्दों पर बात करनी है। जैसे कि हम क्या कहते हैं भाई, प्रश्न काल में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय स्तर पर किसी भी प्रकार के मुद्दों को हम ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न काल में हम निश्चित नहीं किया गया है आप किसी भी प्रकार से, यहाँ पर केवल इसी प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न उत्तर खिले जाएंगे, ठीक है? लेकिन शून्य काल में क्या होता है कि शून्य काल में ऐसा होता है भाई कि यहाँ पर प्रश्नों को निर्धारित नहीं किया जाता है। आप किसी भी विषय के किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी सूचना यानी कि बिना किसी सूचित किए हुए भी हम यहाँ पर उन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। कहने का अर्थ है भाई, संसद के अंदर यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की हम जब बात करते हैं तो दोनों सदनों में बिना किसी सूचना के आप किसी भी विषय पर प्रश्न कर सकते हैं। ये इसको हम, तो ये क्या है भाई हमारा, समझ में आ रहा है? और जिसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल एक व्यक्ति से प्रश्न किया है तो वही व्यक्ति उत्तर देगा, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी मंत्री उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, कोई भी मंत्री उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। समझ में आ गया? तो ये होता है भाई शून्यकाल, और इसे हम प्रश्न उत्तर काल भी कहते हैं, ठीक है? यानी कि शून्यकाल को प्रश्न उत्तर काल भी कहा जाता है, ठीक है? प्रश्न उत्तर काल भी कहा जाता है शून्यकाल को, ठीक है भाई? प्रश्न उत्तर काल को यानी कि शून्यकाल को हम यहां पर प्रश्न उत्तर काल भी कहते हैं, ठीक है? और संसदीय व्यवस्था के अंदर भारत यानी कि जब हम बात करते हैं कि ये शून्यकाल आया कहां से, इसकी जो शुरुआत की वो किसने की? स्वयं भारत ने की है। तो हम कह सकते हैं भाई इंग्लैंड ने, जो हमारा इंग्लैंड था, तो भाई इंग्लैंड ने किसकी प्रश्नकाल की शुरुआत की थी? किसकी की? प्रश्नकाल की। लेकिन जो शून्यकाल है इसका शुभारंभ किसने किया? स्वयं भारत ने किया है, ठीक है? यानी सबसे पहले भारतीय संसद के द्वारा शून्यकाल का प्रयोग किया गया। भारतीय संसद द्वारा सर्वप्रथम शून्यकाल का प्रयोग किया गया। मैं लिख देता हूं,
भारतीय संसद द्वारा सर्वप्रथम शून्य काल का प्रयोग किया, और इससे पहले नहीं किया था भाई कीजिए, ठीक है। सबसे पहले किसने किया है? भारतीय संसद ने स्वयं, भारत ने इस काल का प्रयोग किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका शून्य काल, समझ में आ गया भाई। और अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं, जिस प्रकार से भाई प्रश्न काल में कितने भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो लोकसभा में जो प्रश्न काल होता है, इस प्रश्न काल में आप कितने भी प्रश्न पूछिए कोई विवाद नहीं खड़ा होगा। लेकिन शून्य काल में क्या होता है भाई, कुछ लिमिट है, केवल 20 मामलों को ही आप उठा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहां पर केवल जो प्रश्न शून्य काल है, इस शून्य काल में आप केवल 20 मामलों पर ही चर्चा कर सकते हैं, केवल 20 मामलों पर ही चर्चा की जा सकती है शून्य काल के अंदर। और प्रश्न काल में तो आप जितनी चाहे उतने प्रश्नों पर उत्तर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, समझ में आ गया। कोई कुछ नहीं कहना, केवल तो हम कह सकते हैं भाई प्रश्न काल की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड ने की। शून्य काल की शुरुआत किसने की? स्वयं भारत ने की है। यानी इंग्लैंड में जो है कि शून्य काल नहीं होता भाई, वहां पर 12 बजे से जो बैठक होती है वो नहीं होती है, केवल 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है और 5 बजे तक चलती है, ठीक है। लेकिन बीच में हमने क्या किया है कि ऐसे प्रश्नों को शामिल कर लिया है जो कि विवादित प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर जो कि किसके अकॉर्डिंग मिलता है भाई? शून्य काल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? शून्य काल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, समझ में आ गया। तो ये है आपका शून्य काल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था भाई कि शून्य काल, प्रश्न काल और आधे घंटे की जो चर्चा थी हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी में हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आते हैं भाई, जिस पर हम बात करते हैं बजट के बारे में। किसकी बात करेंगे? बजट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भाई सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भारत का सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब भारत का जो बजट प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले किसने किया था? बताइए भाई, कमेंट्स कर दिए भाई, जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताइए कि भाई किसने जो है कि भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। भारत का जो प्रथम बजट था किसके द्वारा बनाया गया था? सबसे पहला बजट जो है कि भारत में किसने प्रस्तुत किया? देखिए 1860 ईस्वी के दौरान जब भारत में लॉर्ड कैनिंग वायसराय बनकर के आया, भारत में जब वायसराय बनकर के आया लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग 1860 में भारत में आया और जेम्स विल्सन नामक एक व्यक्ति था जिसने कि भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। और स्वतंत्र भारत का जो बजट प्रस्तुत किया था वही जॉन मथाई ने किया था। किसने किया था? जॉन मथाई। तो सबसे पहला जो बजट प्रस्तुत किया जेम्स विल्सन ने किया। किसके शासनकाल में किया भाई? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में किया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया। और प्रेजेंट टाइम में, अगर हम प्रेजेंट टाइम की या स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, जब 1954 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तो भाई किसने किया? जॉन मथाई के द्वारा किया जाता है। किसने किया? जॉन मथाई ने किया था, जो कि भारत का बजट प्रयोगकर्ता कहलाया है, ठीक है। किसने किया था भाई? सॉरी, मैं यहां पर मिस्टेक कर दिया भाई, 1954 नहीं, 1944 में किया गया था, ठीक है। 1944 में किया गया था भाई, जो कि जॉन मथाई ने इसे बना करके तैयार किया था, ठीक है। पहला बजट यानी कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय पर 1944 में इन्होंने बनाया और 1954 में जो है कि प्रस्तुत किया था। सही था भाई, मैं भी, ठीक है। 2 डेट थी यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1944 में इसे बनाया गया जॉन मथाई के द्वारा और 1954 में प्रस्तुत किया गया भारतीय संसद में। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। और सबसे पहला बजट जो है कि वो प्रस्तुत किसने किया था भाई? 1860 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के जेम्स विल्सन द्वारा। ये यहाँ पर भाई कौन थे? वित्त मंत्री थे, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे भारत के अंदर।
जब अंग्रेजी शासन था हमारा, तो उस समय पर भारत का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर था वो जेम्स विल्सन था, और भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रकार से भारत में ये बजट प्रस्तुत हुआ, या हम कह सकते हैं कि भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे भाई, कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री। स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कमेंट्स करके बताइए भाई जल्दी से कि भाई भारत का जो पहला वित्त मंत्री था वो कौन था? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मुझे, कौन था भाई? षणमुखम चेट्टी। कौन था भाई? षणमुखम चेट्टी। ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिनके द्वारा पहली बार संसद में जो है कि बजट को प्रस्तुत किया गया था। पेश नहीं किया गया, बस केवल इसकी सलाह दी गई थी। पेश करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? जॉन मथाई था। कौन था? जॉन मथाई, जो कि आपके लगभग 1.5 साल में बनकर के तैयार हुआ था भाई। कितने? 1.5 साल में बनकर के कंप्लीट किया जा चुका था। समझ में आ गया? हाँ भाई। और भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला केंद्रीय बजट अरे यार मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, जॉन मथाई। ठीक है, आंसर क्या है? जॉन मथाई। ये थे हमारे पहले केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, जॉन मथाई। इन्होंने ही हमारे जो है कि प्रथम पहले सेंट्रल बजट को प्रस्तुत कराया था। ठीक है, सेंट्रल बजट को प्रस्तुत करवाया था भाई। समझ में आ गया? तो बजट वाला जो चैप्टर है भाई, इसमें हम पूरी तरीके से एक टॉपिक रहेगा जिस पर हम पूरा बजट डिस्कस करेंगे कि बजट क्या होता है, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत हम बजट के बारे में पढ़ते हैं, या हम ये भी कहेंगे भाई बजट कितने वर्ष में बनकर के तैयार हुआ, पहला बजट कब बनकर के तैयार किया गया, भारतीय संसद में बजट को प्रस्तुत कब किया गया, किसके कहने पर जो है कि हमने धन विधेयक को बजट का बिल नाम दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब हम संचिप्त निधि की बात करेंगे तो यहां पर हम संचिप्त निधि की भी बात करते हुए किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान की संचिप्त निधि को स्थापित किया गया है, यानी जो हमारे भारतीय संविधान की जो संचिप्त निधि है उसे हम किस प्रकार से भाई स्थापित करते हैं और किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया जाता है। तो यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा भाई? हाँ भाई, सबके समझ में आ रहा है या नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ समितियों की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर संसद की कुछ समितियाँ होती हैं। क्या होती हैं भाई? कुछ कमेटियाँ थी जो कि संसद के अकॉर्डिंग बनाई गई, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट थी, तो भाई पार्लियामेंट ने कुछ समितियों का गठन किया, और उन समितियों की हम बात करेंगे भाई कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समितियाँ हैं जो कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली समिति अगर हम बात करते हैं भाई, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान की या संसद की जो समितियां हैं, अगर हम संसद की समितियों की बात करते हैं तो जिसमें भाई हम सबसे पहले पढ़ते हैं वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमेटीज। किसकी बात करते हैं? फाइनेंशियल कमेटीज की बात की जाती है। तो हमारी प्रमुख रूप से 3 है। फाइनेंशियल कमेटीज कितनी है भाई? 3 है हमारी। तो सबसे पहले क्या है भाई? प्राक्कलन समिति। किसे कहते हैं भाई? प्राक्कलन समिति। एस्टिमेट्स कमेटीज। क्या होती है भाई? एस्टिमेट्स कमेटी। आखिर ये एस्टिमेट कमेटी क्या होती है? हाँ भाई, एस्टिमेट समिति क्या है? जो अगर हम एस्टिमेट्स कमेटी की जब हम बात करते हैं तो क्या होती है? मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ भाई, संसदीय समितियां। संसदीय समितियां। समझ में आ गया ना? संसदीय समितियां।
संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है भाई, पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो सबसे पहली जो हमारी कमेटी आती है भाई वो क्या है, हाँ भाई, सबसे पहली समिति कौन सी होगी, प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटीज, एस्टिमेट कमेटीज, ठीक है भाई। एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई अंग्रेजी पे मत जाना, इंग्लिश में थोड़ा फॉल्ट है, ठीक है, तो जो गलती हो तो भाई सीख कर लीजिए उसे, ठीक है। एस्टिमेट कमेटीज, तो भाई एस्टिमेट जो कमेटी थी, इस कमेटी का गठन, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सर्वप्रथम इस कमेटी का गठन, यानी कि सबसे पहले इस कमेटी का गठन जो है कि भाई जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया 1950 में। किसके लिए किया गया भाई, लोकसभा में बजट प्रस्तुत करवाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है भाई प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जॉन मथाई द्वारा किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब जॉन मथाई ने इसमें कर तो दिया गया भाई, अब क्या किया गया, जब इस समय जब इन्होंने बनाया तो यहां पर कितने मेंबर जॉन मथाई द्वारा किया गया, जिसमें सदस्य संख्या कितनी थी भाई, 25। कितने सदस्य थे हमारे पास, 25 सदस्य थे, जो कि केवल और केवल लोकसभा से थे। कहां से थे भाई, केवल लोकसभा से थे, जिसमें कि राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। क्लियर, समझ में आया। केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों को हमने यहां पर शामिल किया, केवल लोकसभा, 25 सदस्य जो कि केवल लोकसभा से थे, जो केवल लोकसभा के थे। केवल लोकसभा से थे, राज्यसभा से नहीं। मतलब राज्यसभा से हमने एक भी सदस्य यहां पर शामिल नहीं किया है, ठीक है। और वर्ष 1956 में इसकी सदस्यता को बढ़ाकर के कितना कर दिया भाई, 30 कर दी गई। हमने कितनी कर दी गई, 30 कर दी। समझ में आ रहा है। अब ये लोग काम क्या करते हैं भाई, जो हमारे जो 10-30 लोग जो थे, काम क्या करेंगे ये लोग भाई, सीधी सी बात है, बजट को प्रस्तुत करवाना है इनका काम। क्या है भाई, इस समिति का जो काम था वो क्या था, बजट को बनाना, बजट बनाना। बजट के लिए जो है कि हमने ये कमेटियां गठित की थी भाई, ठीक है। पूरी कमेटियां जो है कि जो भारत का जो ब्यौरा था, यानी जो भी पैसा खर्च होता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो पूरा का उस पूरे पैसे का खर्च का जो जितना भी ब्यौरा था वो कौन रख रहा था भाई, ये समितियां ही रख रही थी। चाहे वो आपकी प्राक्कलन समिति हो, चाहे आपकी लोक लेखा समिति हो, या फिर वो आपकी लोक उपक्रम समिति रही हो, ठीक है भाई, लोक लेखा समिति रही हो या लोक उपक्रम समिति रही हो। तो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो है कि हम यहाँ पर इन सभी विषयों पर बात करने वाले थे, ठीक है भाई। एक सेकंड भाई, समझ में आ गया भाई। अब हम बात करते हुए कि जो हमारी जो प्राक्कलन समिति है इसका काम क्या होता है।
जो एस्टिमेट्स कमेटियां जो होती हैं इनका काम क्या होता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, यानी जो हमारी केंद्र सरकार जो होती है, तो जब केंद्र सरकार जो है कि भारत के बजट का काम शुरू करती है, तो जब बजट का काम शुरू होता है तो भाई वो इन समितियों के द्वारा ही बजट के कार्य को कराने का काम करती है। मतलब जो भी बजट में जितना भी काम होगा वो सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, इन समितियों के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें भी क्या है भाई, प्राक्कलन समिति। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा वो कैसा बनता है भाई, और सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि भाई विश्व संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो वो यही है भाई प्राक्कलन समिति। संसद के यानी कि प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी है, तो भाई 25 मत लिख देना, कितनी है वर्तमान में सदस्य संख्या। अगर हम प्रेजेंट टाइम के वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो वर्तमान सदस्य संख्या भाई कितनी है, 30, और जो कि किससे हैं, केवल लोकसभा से हैं। ठीक है, केवल हमारी लोकसभा से हैं, और इसका कार्य क्या होता है भाई, बजट को प्रस्तुत करवाना या बजट की संपूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखना, बजट की संपूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखना। तो ये होती है भाई हमारी प्राक्कलन समिति। समझ में आ गया, प्राक्कलन समिति क्या है भाई हमारी, ये है हमारी प्राक्कलन समिति। और इसके बाद एक समिति और होती है भाई, और वो है हमारी लोक लेखा समिति। क्या होती है, लोक लेखा समिति होती है। और इसका कार्य भी क्या होता है, अगर हम इसके कार्य की भी अगर हम बात करते हैं तो सेम भाई वही प्रोसेस होता है जो हमारे इसमें भी हमारे 22 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना भाई कब की गई थी, 1921 में की गई थी। इसे कब बनाया गया था भाई, 1921 में हमने बनाया। और जब 1921 में बना दिया गया तो भाई इसमें 15 सदस्य हमने लोकसभा से और 7 सदस्य जो है कि हमने कहां से लिए, राज्यसभा से शामिल किए। कहां से शामिल किए भाई, राज्यसभा से शामिल किए। तो ये थी हमारी लोक लेखा समिति। समझ में आ गया। यानी कि जो दूसरी समिति है वो क्या है भाई, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, सॉरी, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक, सदस्य संख्या कितनी है भाई, 22। सदस्य संख्या 22, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो काम होता है भाई, काम क्या होता है, वित्तीय लेन देन को काम को दर्शाने का काम करती है। ठीक है भाई, चलिए भाई समझ में आ गया, लोक लेखा समिति। तो आज जो है कि, और इसमें जो है कि भाई एक और है आपकी, ठीक है, लोक उपक्रम समिति। और ये लास्ट समिति हमारी लोक उपक्रम समिति। तो ये भी भाई, इसमें भी हमारे 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। तो केवल यही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, और इसमें जो है कि और मोस्टली कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हम संसद प्रक्रिया को समाप्त कर चुके हैं। और इसके बाद यानी कि इसके बाद हम बात करेंगे भाई आपके, चाहे वो आपका महान्यायवादी हो, अटॉर्नी जनरल, या हम सीएजी की बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जब हम, और इसी पार्ट में हम बजट को भी कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया, यहाँ हम बजट को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो वीडियो था हमारा भाई, अगर आपको सही अच्छा लगता है तो भाई लाइक करते रहिए, बने रहिए साथ में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, धन्यवाद।